हेलो गाइस, दिस श्रीओम सिद्धांत। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके पहले हम लोग दो टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला टॉपिक था वो गैल्वेनिक सेल के बारे में था, और जो सेकंड टॉपिक था दैट वाज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उसकी डिटेल चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ एक शुरुआत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को शुरू करने से पहले एक टर्म को हम लोग ज़रा समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है तो उसे समझा जाए ज़रा। कंडक्टेंस कंडक्टेंस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या फिर जी से या फिर सी से। जी या सी से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्राइब्स it describes the ease of the current flow the ease of the current flow through the conductor। तो किसी कंडक्टर के थ्रू कितने आसानी से करंट पास करेगा, इस बात को जो डिस्क्राइब करेगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी कि किसी कंडक्टर का कंडक्टेंस बोला जाए काफ़ी अच्छा है या ज़्यादा वैल्यू रखता है कंडक्टेंस इसका मतलब उस कंडक्टर के थ्रू करंट का फ्लो उतनी ही आसानी से हो जाएगा। अब बारी है कंडक्टेंस को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो कंडक्टेंस को दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह के इसको हम लोग बता सकते हैं। तो दो तरह के कंडक्टेंस हम लोग बता सकते हैं। व्हाट इज दैट? टू टाइप्स। जो पहला टाइप है उसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और जो बच्चों सेकंड टॉपिक है या सेकंड टाइप कह सकते हो, व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो कि अपना सिलेबस है, जो कि अपना टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये तो पता चल चुका है कि कंडक्टेंस को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम लोग कह दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और दूसरे को हम लोगों ने कह दिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और हम लोग देखते हैं कि किसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और कौन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बेसिक क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक किस तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कंडक्टर अपना सॉलिड फॉर्म में है, कंडक्टर अपना सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके कंडक्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कह देते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड कंडक्टर। तो किसी सॉलिड कंडक्टर के कंडक्टेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। जो हम लोग पढ़ाया जाता है, जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, वो फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स में जो तुम लोग पढ़ते हो कंडक्टेंस, व्हाट इज़ दैट? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है। जैसे तुम लोग किसी मेटल वायर की बात करें, जो हम लोग के घर में जो वायरिंग होती है, मेटल वायर का जो वायरिंग किया जाता है, सॉरी, मेटल वायर जो होता है, तो जो मेटल वायर का जो कंडक्टेंस है, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। या फिर कोई मेटल सीट ले लो, कोई मेटल सीट, मेटल बेसिकली कंडक्टर होते हैं, तो उसके जो कंडक्टेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वो किस फॉर्म में होने चाहिए? सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए, सिंपल। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये किस फॉर्म की बात करता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बात करता है कंडक्टेंस ऑफ लिक्विड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो वो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, या फिर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाए। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिक्विड फॉर्म के कंडक्टेंस की बात की जाएगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसका हम लोग एग्जांपल देख के समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा मोल्टेन NaCl, तुम लोग को मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइसिस में मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मोल्टेन NaCl में क्या है? NaCl प्योर फॉर्म में है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में है, फ्यूज्ड फॉर्म में है। सो दैट इस तरह के
कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कह देंगे। या फिर तुम लोग कह सकते हो एक्वस NaCl सोल्यूशन। एक्वस NaCl सोल्यूशन में भी जो अपना जो कंडक्टर है वो क्या है, एक लिक्विड कंपोनेंट है, और उसके जो कंडक्टेंस डिफाइन किए जाएंगे, व्हाट विल बी दैट विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो किसी भी लिक्विड कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से डिफाइन करते हैं, और वह केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो हम लोग को यहाँ पढ़ना होता है। और किसी मेटल का, खास करके सॉलिड कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और फिजिक्स के रेंज में चला जाता है। ठीक है, तो ये रही बेसिक डिफरेंसेस किसके बीच, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये तो समझ में आ चुका होगा कि जो अपना सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है, व्हाट इज दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मीन्स कंडक्टेंस ऑफ आइदर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट या फिर डिजॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो घुला हुआ इलेक्ट्रोलाइट है अपना लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस है केमिस्ट्री की बात हो रही है तो सॉल्यूशन की बात यहाँ पे होगी, मेटल वायर की बात या मेटल शीट की बात फिजिक्स में होती है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर इस कंडक्टेंस को तुम लोग एनालाइज करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंडक्टेंस, तुम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता था, वहाँ पे मास का डिपोजिशन या फिर मास इवॉल्व करता था। जैसे कोई भी गैस किसी कैथोड या एनोड पे इवॉल्व कर जाते थे, या फिर कोई मास डिपॉजिट हो जाता था इलेक्ट्रोड पर आकर, तो मास का जो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का गेम होता है, व्हाट इज़ दैट, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का गेम है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है कि वहाँ पे मास ट्रांसफ़र ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में किसी तरह का कोई मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंट करके लिख सकता हूँ, इट इज़ द कंडक्टेंस, इट इज़ द कंडक्टेंस विदाउट मास ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ पे मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं होने वाला, विदाउट मास ट्रांसफ़र। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मास डिपोजिशन हो रहा है, मास इवॉल्व कर रहा है गैस के फॉर्म में, तो यहाँ पे मास ट्रांसफ़र का गेम चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ का सीन क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस विथ मास ट्रांसफ़र। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस हुआ किसके बीच, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बीच, विथ मास ट्रांसफ़र और विदाउट मास ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अगला देखें, अगला डिफरेंस क्या हो सकता है। तो मैंने जैसा जस्ट कहा अभी, यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो करंट का फ्लो होता है वो किस कारण होता है, आयंस के मूवमेंट कारण, मीन्स कैटायंस और एनायंस के मूवमेंट कारण। तो यहाँ पे करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और यहाँ पे करंट का फ्लो होता है आयंस के कारण। ठीक है, तो उसको लिख लें, इट इज़ द कंडक्टेंस due to the movement of electron। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चों हम लोग, इट इज़ द कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस कोई भी हो सकता है ना, या तो कैटायंस हो सकते हैं जो कि कैथोड पे जाते हैं, या फिर एनायंस हो सकते हैं जो कि एनोड पे जाते हैं। तो कैटायंस और एनायंस के कारण जो करंट का मूवमेंट होता है, कंडक्टेंस होता है, व्हाट इज दैट इज इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जबकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कारण जो कंडक्टेंस होता है, व्हाट इज दैट इज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या कह सकते हैं हम लोग, तो तीसरी बात हम लोग कह सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो कहने का यहाँ क्या मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का बढ़ा दिया जाएगा, किसी मेटल वायर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं इस तरह से कि कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन कौन सा कंडक्टेंस बच्चों, वो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है मीन्स अपना जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑब्वियस है ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ा देने पे क्या हो जाता है कि जो आयन की जो मोबिलिटी होती है, आयंस की जो मोबिलिटी हो फास्ट हो जाती है। और जितना ज़्यादा आयंस की मोबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगता है। मीन्स करंट का फ्लो उतनी ही आसानी से होने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयंस के मूवमेंट का रेट फास्ट हो जाता है, जिसके कारण जो कंडक्टेंस है वो और उसकी वैल्यू जो है उसकी और बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कंडक्टेंस क्या है। और उसके बाद हम लोग ये समझ आ चुका है कंडक्टेंस में दो तरह के टाइप होते हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज आर सिलेबस, अपना स्कोप है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो फिजिक्स की बात है। तो ठीक है, तो हम लोग अब फिर से आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस को अगर लिटरली डिफाइन करें तो हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज कंडक्टेंस। मीन्स जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। और इसको हम लोग रेसिप्रोकल से डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस के बारे में कह सकता हूँ मैं, कंडक्टेंस कंडक्टेंस जिसको हम लोग G या फिर C से रिप्रेजेंट करते हैं, इज एक्चुअली equal to the reciprocal of the रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वह क्या होता है बच्चों, वो कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। तो इसको इस तरह कह सकते हैं, दैट इज G और C इज इक्वल टू 1/R। यहाँ पे R क्या है बच्चों, रेसिस्टेंस होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, कंडक्टेंस को हम लोग G और C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ R की बात करें अगर, तो तुम लोग पढ़े होगे 9th-10th लेवल पे, यूनिट ऑफ R क्या होता है, इसको हम लोग ओम कह सकते हैं, सिंबलाइज है, या फिर इसको हम लोग ओम लिख भी सकते हैं। ठीक है। जबकि हम लोग यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करें, G की बात करें, तो व्हाट इज़ दैट, तो 1/R, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ओम इनवर्स कह सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ओम इनवर्स कह सकते हैं। इसको हम लोग ओम इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको ओम इनवर्स को महो भी लिखते हैं, MHO। ऐसे होगा ना, OHM का इनवर्स क्या हो जाएगा, MHO, उल्टा कह सकते हैं। या फिर इसके लिए स्पेशली एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, इसका नाम है साइमन, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो यूनिट ऑफ G क्या हो जाता है, यानी कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो गया, दैट इज साइमन। ठीक है बच्चों। तो अब देखें और आगे, हम लोगों को पता क्या है, हम लोग को पता है R जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ पे हम लोग L के बारे में बात करें तो व्हाट इज L, L इज द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, distance of the separation between electrodes। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो कैथोड और एनोड होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज L, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड और एनोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड व्हाट इज A, A डिस्क्राइब्स द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया
ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एल जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज, इस दोनों कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगाएं तो आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एल अपॉन ए। और इस कांस्टेंट जो पे एक नया टर्म आता है बच्चों, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कांस्टेंट या रेसिस्टिविटी कहते हैं, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आर इज टू रॉ, इसको रॉ कहते हैं, आर एच ओ रॉ, रॉ एल अपॉन ए। तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रॉ। वेयर लिख दूं मैं इसे, वेयर ये क्या है? दिस इज रॉ, आर एच ओ रॉ। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसको रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है, रेसिस्टिविटी भी कह सकते हो इसे। ठीक है, तो हम लोग को एक एक्सप्रेशन आ चुका है, एक क्या आ चुका है, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। लेकिन अपने को तो कंडक्टेंस एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर को रेसिप्रोकल कर लें, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रॉ इज इक्वल टू ए अपॉन एल। सबको रेसिप्रोकल कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं जी, 1 अपॉन रॉ की जगह पे एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दैट इज़ के, और ए अपॉन एल को ए अपॉन एल ही रहने दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या हो जाता है, वेयर के को हम लोग कापा कहते हैं। ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं ना, के कापा है, और कापा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस तरह से ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंट को रॉ एक्सप्लेन करता था, तो के जो कापा है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करेगा, या फिर इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, कंडक्टिविटी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ चुका है कि क्या है। ऑब्वियस है के और रॉ में क्या रिलेशन है, तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रॉ कह सकते हैं, और जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग देखेंगे क्या कह सकते हैं, के इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, जी अपॉन एल अपॉन ए कह सकते हैं। और एल अपॉन ए के लिए एक नया टर्म फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दैट इज जी स्ट्रिक्स, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, के इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्ट्रिक्स। तो जी स्ट्रिक्स क्या है, वो एल अपॉन ए के लिए यहाँ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। के इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्ट्रिक्स, तो वेयर जी स्ट्रिक्स इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जी स्ट्रिक्स की जो वैल्यू है वो एल अपॉन ए की बराबर है, और एल क्या है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस होता है वो कभी बदलेगा नहीं। एक बार आपने डिजाइन कर लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, तो उसके जो बीच के जो इलेक्ट्रोड्स है वो फिक्स हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी फिक्स है। तो हम लोग कह सकते हैं जब एल फिक्स है और ए फिक्स है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, तो उस सेल का एल अपॉन ए भी कांस्टेंट होगा। तो उस एल अपॉन ए के लिए एक नया टर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, जो किसके बराबर होता है, एल अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है के, क्या होता है आर, क्या होता है रॉ, क्या होता है जी और जी स्ट्रिक्स, ये सारी बात हम लोग समझ चुके हैं। तो अभी तक जो नया इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, के इक्वल्स टू जी इंटू जी स्ट्रिक्स, या फिर रॉ इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, या फिर रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रॉ इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कापा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। के कापा के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ध्यान से समझा जाए। अगर हम लोग एल की वैल्यू यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर माने, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, देन जी स्ट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जी स्ट्रिक्स इज इक्वल टू एल अपॉन ए। एल कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज
1 सेंटीमीटर इनवर्स। एक बात ध्यान दीजिएगा, सेल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखी गई है तो G स्टिक्स वैल्यू 1 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लोग K जानते हैं, K इक्वल्स टू G इंटू जी स्टिक्स होता है, और G स्टिक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने 1 निकाली है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं K इज इक्वल टू G। तो K इज इक्वल टू G ये कब डिफाइन हुआ, तो K इज इक्वल टू G ये तब डिफाइन हुआ है जब G स्ट्रिक्स 1 के बराबर है या फिर L 1 सेंटीमीटर है और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि K क्या है, तो अपन K को डिफाइन करें तो K इज व्हाट, तो K इज G, K इज व्हाट, K इज G व्हेन L इज 1 सेंटीमीटर एंड A इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर हो और उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इलेक्ट्रोड्स के वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कंडक्टिविटी कह देंगे। इसको ग्राफिकली देखें, जैसे मैं कह सकता हूँ व्हाट इज़ दैट, जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रोड बनाया प्लेट के जैसा, एक दूसरा इलेक्ट्रोड मैं बना रहा हूँ, इस तरह से मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं, ये हो गया अपना कैथोड, ये हो गया अपना एनोड, या फिर इसको एनोड बोलो, इसको कैथोड बोलो, कुछ भी, मान लो इसको एनोड ही बोलते हैं। तो एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है अपना एनोड, तो और ये हो गया अपना कैथोड, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो दिस इज एनोड जहाँ पे एनायन आएंगे, और दिस इज कैथोड जहाँ पे केटायन आएंगे, है ना। और ये अपना अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब इसकी इस 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या भरा जाता है, इसमें भरा जाता है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भर दिया जाता है 2 प्लेट्स के बीच में। ठीक है, अब 2 प्लेट्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भर दिया गया है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कह देते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या भरा गया है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि या तो मोल्टन NaCl डाल दो यहाँ पे, या फिर NaCl का एक्वस फॉर्म डाल दो, या इस तरह से कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो प्लेट है, इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम रखा गया, जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग V कह सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं L सेंटीमीटर, दिस इज A सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज V सेंटीमीटर क्यूब, सी सिंपल, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस अपना L के बराबर होगा, और जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो A सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और दोनों के बीच में जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी V सेंटीमीटर स्क्वायर, V सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, और V सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू L अप इंटू A भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन आ सकता है कि V इज इक्वल टू क्या हो सकता है, L मल्टीप्लाई A, सो सिंपल, वो तो होना ही है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो दिस वॉल्यूम इज व्हाट, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू L। तो कहा जा रहा है क्या कि जब ये 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, और A जो है वो भी 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये भी डिफरेंस 1 सेंटीमीटर हो, और ये जो एरिया है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, तो दिस एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर, देन द कंडक्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो कंडक्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, उस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हैं हम लोग। तो व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी explained for the electrolyte which is placed in an electrolytic cell in which electrodes is aparted by 1 centimeter having क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको सिंपली लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम लोग K को डिफाइन करते हैं। तो K क्या है, G, G इज व्हाट, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। तो क्या कह सकते हैं, इसको डिफाइन किया जाए, कंडक्टेंस सॉरी कंडक्टिविटी is the
conductivity is the conductance of the electrolyte, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ प्लेस किया गया है उसी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, separated by 1 centimeter and having cross section area कितना हो जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को हम क्या बात कर रहे हैं कि हम वैसे कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं या वैसे इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं जो कहाँ पे प्लेस है, जो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लेस है जिसमें इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी इज व्हाट, तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है, प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सिंपल, ठीक है। अगर हम लोग इसको वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करें, ये तो मैंने एल और ए के टर्म में डिफाइन किया है, तो इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज द फर्स्ट वे टू डिफाइन, फर्स्ट वे से मैंने डिफाइन किया। इसको हम लोग सेकंड वे से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग वॉल्यूम टर्म को क्या करूँगा, इसमें मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो अनदर वे के बारे में बात करें हम लोग, अनदर वे क्या हो सकता है, तो कहते हैं कि अगर आप लेंथ जो है आप 1 सेंटीमीटर रखते हो और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हो, तो ऑब्वियस है कि इस 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यों होगा। तो हम लोग कह सकते हैं देन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, L इंटू A, दैट कुड बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो सो सिंपल, इट इज अनदर वे टू डिफाइन द कंडक्टिविटी। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस of the electrolyte having volume 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि 1 सीसी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी कहलाएगा। सिंपली फिर से कह रहा हूँ, 1 सीसी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसे ही हम लोग कंडक्टिविटी कह देंगे। सो सिंपल, ठीक है। तो इसको याद रखिए, दिस इज द सेकेंड वे। ये अपना दूसरा तरीका था डिफाइन करने का, ठीक है, जो कि ज़्यादा पॉपुलर यही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज के, तो व्हाट इज के, इट इज़ द कंडक्टेंस बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ के की। तो के के बारे में तुम लोग देखा, के क्या होता है, जी इंटू जी स्ट्रिक्स है। तो जी इंटू जी स्ट्रिक्स, जी इज व्हाट, जी इज कह सकते हैं महो, और जी स्ट्रिक्स क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो महो सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हो। और क्या कह सकते हो इसको, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हो इसको, सिंबलाइज कर सकते हैं। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं आप इसको। आप कह सकते हैं साइमन, कंडक्टेंस के लिए साइमन और इसके लिए सेंटीमीटर इनवर्स।
हम लोग बेसिकली है ना सेंटीमीटर इन्वर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम लोग सेंटीमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, मीटर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मीटर एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स कह सकते हो, इसको सिंपली हम लोग एस फॉर साइमन, साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं। तो यूनिट ऑफ के, यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यूनिट देखकर हम लोग क्वेश्चन में ये पता कर सकते हैं कि आपको किसकी बात की जा रही है। अगर साइमन लिखा हुआ है तो कंडक्टेंस की बात की जा रही है, और साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स लिख दिया है तो कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। तो यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा, फिर से बोल रहा हूँ, अगर साइमन लिखा हुआ है तो कंडक्टेंस की बात की जा रही है, और अगर साइमन इन्वर्स लिखा हुआ है, साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स लिखा हुआ है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। तो यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग क्वेश्चंस, मेकिंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि ये कंडक्टेंस बोल रहा है कि कंडक्टिविटी बोल रहा है। तो वहाँ पे यूनिट जो होगा वो इन सब चीज़ों से आपको ऊपर करेगा। यूनिट को देखना है, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट को देखिए और समझ में आ जाएगा आपको कि जो दिया गया वैल्यू है वो किसका है, कंडक्टेंस का है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का है, यानी कि कंडक्टिविटी का है। तो वो आपको समझ आ जाएगा। साइमन है तो कंडक्टेंस का है, और साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स है तो कंडक्टिविटी का है। सो सिंपल। ठीक है बच्चों, आगे देखें। इसमें एक नोट करके पॉइंट लिखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह सकता हूँ नोट करके, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो कि जी के बराबर होता है, एंड कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ आर एडिटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। बोथ आर एडिटिव इन नेचर। दोनों क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कभी कभी आपको किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दे देगा, और उसके जो सॉल्वेंट है उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी दे देगा, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं, है ना, सिंपली। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मुझे लिखा हुआ है कंडक्टेंस ऑफ जी फॉर वाटर इज इक्वल टू G1, एंड कंडक्टेंस ऑफ NaBr इज G2। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है तो हम लोग कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ एक्वस NaBr सॉल्यूशन। एक्वस NaBr क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि एक्वस NaBr में वाटर भी है और NaBr भी है, तो दोनों को जोड़ करके हम लोग कह सकते हैं G1 प्लस G2। तो कंडक्टेंस क्या है यहाँ पे, एडिटिव हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कंडक्टिविटी से लिख सकते हैं, कापा फॉर वाटर इज K1 एंड कापा फॉर NaBr इज K2। देन कापा ऑफ एक्वस NaBr क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा जिसमें दोनों चीज़ें हैं, तो दैट इज एडिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2। इन द सेम वे हम लोग और क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा G फॉर सोडियम आयन इज इक्वल टू G1 एंड G फॉर Br माइनस इज इक्वल टू G2, यानी कि कंडक्टेंस Na प्लस आयन का G1 है और Br माइनस का क्या है, G2 है। देन हम लोग क्या कह सकते हैं, G फॉर NaBr क्या हो जाएगा, NaBr का, तो NaBr विल बी इक्वल टू G1 प्लस G2। सो सिंपल। तीसरी बात हो गई। चौथी बात देखें, अगर उसी तरह से हम लोग कह दें K फॉर, यानी कि कंडक्टिविटी फॉर सोडियम आयन इज K1 एंड कंडक्टिविटी फॉर Br माइनस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज K2, देन हम लोग कह सकते हैं कंडक्टिविटी फॉर NaBr क्या हो जाएगा, तो दैट कुड बी इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सॉल्यूशन का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी निकालना है और आपको इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दे दिया है, तो आप उसको जोड़ करके सिंपली निकाल सकते हो, जो कि काफ़ी आसान प्रक्रिया है क्योंकि दोनों एडिटिव नेचर के होते हैं। चलिए,
एक नए टर्म की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। वो कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए खास तौर पे हम लोग लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में कंडक्टेंस किसका पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना है, तो उसके लिए खास तौर पे हम लोग लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। जी और सी जो कंडक्टेंस है वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, फिजिक्स में जनरली जी और सी चलता है, लेकिन केमिस्ट्री में जी और सी की जगह पे हम लोग लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जी और सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेसिकली वो फिजिक्स में ज़्यादा चलता है। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जब मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जब मैं बात करूँ, तो इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज लैम्डा, स्मॉल लैम्डा। ठीक है, दो लैम्डा होता है, कैपिटल लैम्डा होता है इस तरह से, दिस इज कैपिटल लैम्डा, दिस इज स्मॉल लैम्डा। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर्स में आते हैं ये सब। चलो, तो ये तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बस लैम्डा को समझाने के लिए था कि लैम्डा इज व्हाट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस स्पेशली यूज इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर हम लोग लैम्डा और के को रिलेट करें तो क्या कह सकते हैं। जैसे देखो, तुमको मैंने बताया था कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था बताओ। तो मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, क्या कापा कहते हैं। व्हाट इज कापा, तो कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल, ये तो कहते थे। तो अगर मुझे ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस के है, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर के लिए निकाल सकते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियस है, एक के लिए के कंडक्टेंस होगा, तो 20 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, v इंटू के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वही तो लैम्डा है। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा के इंटू वी, जो कि अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, के इंटू वी। ये याद रखिएगा, लैम्डा क्या है, के इंटू वी के बराबर होता है। व्हाट इज लैम्डा, सिंपली लैम्डा इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। किसी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को लैम्डा कहते हैं। कितने इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को, कितना वॉल्यूम वाला, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब, VCC इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को लैम्डा कहते हैं। सिंपल, ठीक है। और के क्या है, 1 cc इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को कापा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर से एक नोट पॉइंट कर देते हैं, कुछ नोट करके देखिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोग जनरली केमिस्ट्री में हम लोग डाइल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग चूंकि सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे डाइल्यूशन एक फैक्टर है। मींस बाहर से अगर सॉल्यूशन में बाहर से सॉल्वेंट को ऐड किया जाए, जो कि बेसिकली वाटर होता है, तो कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहते हैं ऑन डाइल्यूशन क्या होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, या फिर जो टर्म्स जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ सकता है। तो क्या कह सकते हैं, डाइल्यूशन होने पे क्या होगा, यानी कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कंडक्टेंस, मैं कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ पहले, कंडक्टेंस यानी कि जी इंक्रीजेस। तो पहली बात क्या है कि डाइल्यूशन अगर करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि बाहर से अगर सॉल्वेंट डाल दोगे तो उस सॉल्वेंट के डालने से उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, अगर आयनिक पढ़े होगे तुम लोग तो तुमको पता होगा कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट बाहर से ऐड किया जाता है उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स के टूटने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि उतना ही इलेक्ट्रोलाइट टूट कर आयंस बनाने लगता है। और जितना ज़्यादा आयंस बनाने लगेगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है डाइल्यूशन से। क्यों, तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस
तो नंबर ऑफ आयंस की मात्रा बढ़ जाने की संभावना वहाँ होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सॉल्वेंट डालने से डिसोसिएशन, यानी कि अगर आयन की बात करें तो आयोनाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ज़्यादा आयोनाइजेशन हो जाएगा तो ज़्यादा आयंस आ जाएंगे, और ज़्यादा आयंस हो जाएंगे तो कैरी ऑफ चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो कंडक्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, या फिर बिकॉज ऑफ मोर आयोनाइजेशन। ज़्यादा आयोनाइजेशन होने से ज़्यादा आयंस बन जाते हैं, और ज़्यादा आयंस बन जाने से ज़्यादा करंट का फ्लो होने लगता है, तो डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। बट कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करें, बट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय के, बट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू, कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, सॉरी कंडक्टिविटी डिक्रीजेस होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, जबकि कंडक्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू, अब रीजन क्या है? डिक्रीमेंट ऑफ कर दो, डिक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन द यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि कंडक्टिविटी डिफाइन होता है यूनिट वॉल्यूम के लिए। इन द यूनिट वॉल्यूम दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियस है, अगर बाहर से तुम सॉल्वेंट ऐड करोगे, बाहर से तुम जैसे ही सॉल्वेंट ऐड करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में रहने वाले आयंस की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का। तो ज़्यादा वॉल्यूम हो जाने के कारण नंबर ऑफ आयंस की जो मात्रा होती है 1 सीसी में, वो कम हो जाती है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? डाइल्यूशन से घट जाएगा। और कंडक्टिविटी घटने का रीज़न, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्यूब में रहने वाले आयंस की मात्रा घट जाएगी, और जैसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब में रहने वाले आयंस की संख्या घट जाएगी तो कंडक्टेंस भी घट जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस ही घट जाएगा, और जब 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस ही घट जाएंगे तो कंडक्टिविटी तो घट ही जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन से याद रखिएगा। तो ऑन डाइल्यूशन क्या हो गया? तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ से एक टर्म और हम लोग देखते हैं आगे। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं लिमिटिंग कंडक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग लैम्डा इन्फिनाइट से, या फिर लैम्डा जीरो से, लैम्डा जीरो भी कह सकते हैं। तो लिमिटिंग कंडक्टेंस या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगा वो क्या है? तो ये इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, यानी कि बहुत सारा पानी, ढेर सारा पानी डाल दिया गया है, डाइल्यूशन एट एक्सेस किया गया है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया गया है। ठीक है, और जीरो का मतलब इतना ज़्यादा पानी उसमें डाल दिया गया है कि कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, यानी कंसंट्रेशन जीरो हो चुका है। तो जीरो कंसंट्रेशन कर दिया गया है, पानी को इतना डाला गया है, पानी सॉल्यूशन में इतना डाला गया है कि कंसंट्रेशन जीरो पहुंच गया है। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली डाइल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो रिप्रेजेंट्स जीरो कंसंट्रेशन, है ना। अब यहाँ बात उठती है कि व्हाट इज लिमिटिंग कंडक्टेंस। तो ऑब्वियस है कि जब हम लोग इनफाइनाइटली किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, तब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है,
तो हम लोग कह सकते हैं। और एक बात ऐसे समझ लो, अगर मैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाता है तो वह अपना मैक्सिमम आयंस दे चुका होता है, यानी कि वह पूरा का पूरा आयंस में टूट चुका होगा। और जब वो पूरा का पूरा आयंस में टूट चुका होगा तो उसका जो कंडक्टेंस अब बन चुका होगा वो उसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वो मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है, वो उससे ज़्यादा कंडक्टेंस संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ, इसको टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, इट इज द मैक्सिमम कंडक्टेंस, it is the maximum conductance, it is the maximum conductance of the electrolyte, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मैक्सिमम कंडक्टेंस है वो कब निकलेगा, तो सिंपली बोल देना है इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस देगा, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही वो हाईएस्ट नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो इट इज द मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अकर्ड एट कहाँ पाया जाएगा, अकर्ड OCCURED, अकर्ड एट क्या होगा, एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन उसका जीरो बना देते हैं, इतना डाइल्यूट किए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि इतना पानी डाला गया है कि उसका कंसंट्रेशन जीरो हो गया, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट जीरो तो कर ही सकते हैं ना। तो उस जीरो पर जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस जीरो पर जो कंडक्टेंस होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, दैट विल बी मैक्सिमम कंडक्टेंस। उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग कंडक्टेंस, या फिर लैम्डा इनफाइनाइट, या फिर लैम्डा ओ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसका एक टर्म आता है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग लैम्डा एम से। जितने भी डेफिनेशन है ना वो पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे डेफिनेशन को याद रखिएगा। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं पहले। इट इज द कंडक्टेंस, it is the conductance of the 1 mole of the 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte dissolved in the V centimeter cube solution। अभी पीछे हमने देखा था 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के जो कंडक्टेंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं, जो सिंपल बात है। लेकिन अगर उसी 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है तो उसके लिए एक स्पेशल नाम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस कब होगा, जब उस 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 1 मोल 1 मोल क्या घुले हों, इलेक्ट्रोलाइट घुले हों। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में घुला हो तो उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो हम लोग फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लैम्डा एम बराबर के इंटू भी ही होगा। वहाँ भी लैम्डा बराबर के इंटू भी लिखे थे, यहाँ भी लैम्डा एम बराबर के इंटू भी। बट ये भी थोड़ा खास है, ये कोई जनरल भी नहीं है, ये उस वॉल्यूम की बात की जा रही है जिस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, ये कौन सा भी है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज दैट वॉल्यूम which having 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिस वॉल्यूम में होगा ये उस वॉल्यूम की बात है। जैसे तुमसे पूछ दिया, तुमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 लीटर तुम्हारे पास क्या दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें कि 2.5 मोल 2.5 मोल इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो तुम यहाँ पे 5 लीटर यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमको 2.5 मोल के बारे में बात नहीं करना है। तो तुम्हें पता है ना 2.5 मोल के लिए 5 लीटर लेना होगा, तो 1 मोल के लिए कितना लेना होगा, तो ऑब्वियस 2 लीटर लेना होगा। तो यहाँ पे भी की वैल्यू 2 हो जाएगी।
यानी कि ये जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर तुम लैम्डा डिफाइन करोगे इस 5 लीटर का, तो लैम्डा बराबर k इंटू वी हो जाएगा, k इंटू 5 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में डालना है ना, तो 5 cc कर दो। ठीक है, तो और लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि लैम्डा m की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह से सोचना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैम्डा m में हम उस वॉल्यूम की बात करते हैं जिस वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। तो 2.5 मोल के लिए मुझे 5 यूनिट लेना पड़ रहा है, तो 1 मोल के लिए मुझे 2 यूनिट लेना होगा। सिंपल सी बात है। तो ये याद रखिएगा, v के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। अब अगर v को टेंशन में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोलारिटी में कन्वर्ट करने के बाद फिर v में आपको दिमाग नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे इसमें 1 मोल लेना ही है। अगर ये याद रहा तब तो ठीक है, अदरवाइज मोलारिटी के टर्म में इसको डिफाइन कर लेते हैं इसको हम लोग, जो कि ज़्यादा सेफ है, आप उस समय याद भी रहेगा। तो अनदर वे के रूप में हम इसको देखें, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी तो कैसे कह सकते हैं? अगर मान लो किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी m है, मोलारिटी क्या दे दिया बच्चों, m, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1000 ml या फिर 1000 cc सॉल्यूशन में m मोल सॉल्यूट है। इसका क्या, इसके क्या मायने हैं, इसके मीन्स क्या है? मीन्स m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व्ड इन कितने में भाई बोलो, तो कितने में होगा, 1000 cc या फिर 1000 ml सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 1 मोल के लिए बात करना है, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो 1000 अपॉन m मिलीलीटर। तो ये जो वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन का, वह सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिस सॉल्यूशन में सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ये कौन सा वॉल्यूम है, यह वह वॉल्यूम है जिसमें सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। देन हम लोग कह सकते हैं क्या, लैम्डा m बराबर k इंटू 1000, और v की जगह पे क्या कह सकते हैं हम लोग, 1000 बाय m, 1000 बाय m। और ये जो फॉर्मूला, ये सेफेस्ट फॉर्मूला, ये सबसे सेफ फॉर्मूला है। इसमें आपको इस बात का टेंशन नहीं रह गया कि वह वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली आपको मोलारिटी निकाल लीजिए, k इंटू 1000 बाय मोलारिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो सो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा m को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट ऑफ लैम्डा m क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लैम्डा m देख लें तो k के लिए क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलारिटी को क्या कह सकते हैं हम लोग, मोल, मोल पर वॉल्यूम होता है, तो मोल सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग लिटरली किस तरह से लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरह से कह सकते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्डा m। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कंडक्टेंस का यूनिट साइमन, कंडक्टेंस की जगह पे अगर कंडक्टिविटी आ जाए तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और कंडक्टिविटी की जगह पे अगर मोलर कंडक्टेंस आ जाए तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा तो वो कंडक्टेंस की बात कर रहा है, कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, कि मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है। तो आपको जब ये समझ में नहीं आएगा तो एक ही उपाय है कि आप उसका यूनिट देख लें। आप यूनिट देख के ये पता कर सकते हैं कि वह किसकी बात कर रहा है, कंडक्टेंस की बात कर रहा है, कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, या फिर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, या फिर मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है। मोलर कंडक्टेंस को कहीं कहीं पे मोलर कंडक्टिविटी भी कह देता है। ठीक है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, बस आपको यूनिट देखना है। अगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखा हुआ है, नो डाउट दिस इज व्हाट, मोलर कंडक्टेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज लैम्डा m। सो सिंपल। अब मोलर कंडक्टेंस से मिलता जुलता ही एक टर्म है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लास्ट टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जिस तरह से हम लोग मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते समय 1 मोल की बात कर रहे थे ना गिवन वॉल्यूम में,
उसी तरह से हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिफाइन करते समय हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट की बात करेंगे या इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे इन द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? इन द सेम वे, इट इज द कंडक्टेंस of the 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube solution। तो V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितना भी जो इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, अगर उसकी मात्रा 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तब उस VCC सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कर देंगे। और सिंपली इसको हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो लैम्डा इक्विवेलेंट होगा फिर से K/V होगा। फिर से ये V कोई ऑर्डिनरी भी नहीं, ये कोई खास V है। ये कौन सा V है? ये उस वॉल्यूम की बात कर रहा है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। It is that volume which having 1 gram equivalent electrolyte। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सॉल्यूशन में है और उस सॉल्यूशन का अगर आप कंडक्टेंस निकालेंगे तो उस कंडक्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह देते हैं। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा EQ से। ठीक है, लेकिन हाँ, अब अगर उसी तरह से यहाँ पे हम लोग V को कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि V हो सकता है डायरेक्ट ले लें, तो वहाँ पे गलत होने की संभावना है, क्योंकि मान लो आपको दिया गया हो जो सॉल्यूशन उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ना हो सकता है उसमें 5 ग्राम या 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो, तो V की जगह पे क्या करेंगे? तो वहाँ आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में आपको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और अगर आप इस टेंशन से दूर रहना चाहते हैं तो फिर आप क्या कीजिए, आप इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको हम लोग अनदर वे से डिफाइन करें। अनदर वे क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? इफ नॉर्मैलिटी इज n, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका क्या मायने हैं इसके? इट मीन्स n ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte dissolve in 1000 ml सॉल्यूशन, है ना। तो अपने को तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा? तो 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। तो हम लोग कह सकते हैं लिटरली लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K/1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। अब इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है कि यहाँ पे वैसा वॉल्यूम लेना है जिस वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो। अब सिंपली आपको अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो फटाक से क्या करें? K/1000/n करें और लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लें। अब इन द सेम वे यहाँ पे यूनिट पर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो K के लिए हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मैलिटी के लिए क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। और इसको हम सिंपली कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंस इनवर्स भी कहते हैं। तो अगेन फिर से एक यूनिट आ चुका है, वो किसका है? वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो ध्यान रखें आपके पास 4 यूनिट हो चुका है। एक हो गया है, ध्यान समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, एक तो हो गया कंडक्टेंस का G या फिर C का, जिसका हो गया साइमन। एक हो गया कंडक्टिविटी का या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, जिसका हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। एक तो हो गया लैम्डा इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी भी कहीं कहीं लिख देता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और एक यूनिट हो गया आपको लैम्डा, और एक हो गया आपको लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये हो गया मोलर कंडक्टेंस, ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम लोग कह देंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स।
ठीक है। तो ये जो 4 यूनिट है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप वर्ड से कंफ्यूज कर जाएंगे कि कंडक्टेंस कह रहा है, कंडक्टिविटी कह रहा है, मोलर कंडक्टेंस कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह रहा है। कुछ नहीं, बस यूनिट को देखो और समझ जाओ वो क्या कह रहा है। यूनिट इज द प्रोमिनेंट फैक्टर टू फाइंड, टू डिस्टिंग्विश कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इस सब बात को समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कॉलरॉस लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। सारी बातों को अच्छे से पढ़ें, समझें, और अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक यहाँ तक जो बातें होंगी वो समझ में आ चुकी होंगी। जो मेन बातें थी वो ये वाली थी, वो उसको समझ के रखिएगा। और फॉर्मूला तो आप लगाना आपको आसान है, बट ये समझ के रखिएगा तो फॉर्मूला लगाने में कभी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने में आसानी होगी। फिर से कह रहा हूँ, ये चारों को अच्छे से यूनिट के साथ याद रखिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग कॉलरॉस लॉ के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।